एवरीबॉडी, माई सेल्फ विराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उस बिंदु को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा बिंदु है फ्रेमिंग क्वेश्चन। देखिए, अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया किस प्रकार से प्रश्न आता है और हमें इसके लिए क्या करना होता है, यह भी मैंने आपको बताया। और साथ में ये भी बताया था कि प्रश्न निर्माण के लिए हमें एक विशेष स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है और वह स्ट्रक्चर हमारा है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये आपको कल मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुछ रूल्स हैं। देखिए, ये इस स्ट्रक्चर का फॉलो तो मुझे करना है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष बातें जो प्रश्न निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बने या क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बने, लेकिन दो बातें हैं जो सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए आवश्यक है। ये उन नियम्स का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको उन्हीं दो नियम्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना है वो है हमारा सबसे पहला बिंदु है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एचडी का मतलब यहां पर होता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए, स्ट्रक्चर में स्पष्ट दिया हुआ है एचडी किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहला ध्यान हमें क्या रखना है कि प्रश्न बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के पहले रखना होता है। यह प्रश्न के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। लेकिन अब इसके लिए क्या रूल्स है, हेल्पिंग वर्ब को रखने का क्या नियम है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम देखिए प्रश्न बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ये मुख्य नियम है, पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या रखना है, ये टेंस के आधार पर डिपेंड करता है। अब आगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज वाक्य के, हेल्पिंग वर्ब का यूज वाक्य के टेंस के अनुसार निम्न प्रकार करते हैं। टेंस के अनुसार निम्न प्रकार करते हैं। अब इसमें देखो क्या नियम है। वैसे तो टेंस के अनुसार आती है, और एक बात और मैं विशेष बताना चाहूंगा, केवल एक ही बात ध्यान करनी है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो प्रश्न बनाते समय उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं जो वाक्य में दे रखी है। लेकिन अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के आधार पर हम डू, डज अथवा डिड का यूज करते हैं। दोबारा सुन लो, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तो मेन वर्ब के आधार पर हम डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए इसका पहला ए, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो प्रश्न बनाते समय उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं जो वाक्य में। जिसको आपको कॉपी में नोट करना है, तो कई बातें होती है जो हमारे ध्यान में नहीं रहता है, तो हमें क्या है, लिख लोगे तो नियम आगे पढ़कर याद भी कर सकते। तो हेल्पिंग वर्ब है तो प्रश्न माना उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं जो वाक्य में है। अब नहीं है, मान लो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम क्या करेंगे? अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल डू, डज या डिड में से ही किसी का प्रयोग होगा। देखिए इसको भी लिखेंगे, बी, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब के आधार पर, मेन वर्ब के आधार पर डू, डज अथवा डिड का यूज निम्न प्रकार करते हैं, निम्न प्रकार करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? डू, डज या डिड का यूज करेंगे। किसके आधार पर? मेन वर्ब के आधार पर। अब ये नहीं हमने जो चाहे वो लगा दिया, इसमें हमें ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म दी हुई है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। इस चीज के आधार पर ही इस बात का निर्धारण होगा कि हमें डू लगाना है, डज लगाना है, डिड का प्रयोग करना। देखिए ये यहाँ तक का आपने उतार लिया होगा। अब मैं इस बिंदु को आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, यदि आपको V1 दे रखा है, यदि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है केवल V1, तो अपन डू का यूज करेंगे और V1 का V1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा मेन वर्ब में। लेकिन यदि V1 प्लस एस ई एस दिया हुआ है तो डज का प्रयोग करेंगे और V1 में से एस ई एस हम हटा देंगे। यदि आपको सेकेंड फॉर्म दे रखी है V2 तो सहायक क्रिया के रूप में डिड का यूज करेंगे और V2 V1 में चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रश्न बनाते समय वाक्य से पहले से, सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। मुख्य चीज है हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले नहीं है तो वो हमारा प्रश्न फिर आपका गलत है। और नियम कोई टफ नहीं है, बस वाक्य में दे रखा तो उसी को रख दो, नहीं दे रखा तो हमको क्या लगाएंगे? डू, डज और डिड, बस यही नियम है। नेक्स्ट जो रूल्स है वो है प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से? जैसे मैंने प्रश्न पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उत्तर क्या मिलेगा? मैं बाजार जा रहा हूं। बताओ मैं क्या कर रहा हूं? तो आप कहोगे तुम खाना खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो पर्सन चेंज होता है। इसलिए अब मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं, अगला नियम है वो है, दूसरा नियम वो है प्रोनाउन में
परिवर्तन। हम जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने इसको भी क्लियर किया था। कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये होते हैं। इनमें किस प्रकार से चेंजेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ए, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन को हम किसमें करते हैं, सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। यानी कि आई और वी का परिवर्तन किसमें होता है, समझ में आया। आई और वी इसका परिवर्तन किसमें होता है, यू में। ठीक है, अब यू में होता है। अब बी, दूसरा रूल से बी लिखेंगे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल एक ही है जो दे रखा है, यू। सेकंड पर्सन का चेंजेस होता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन में, तो यू को किसमें बदलेंगे हम, आई अथवा वी। यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड में और सेकंड फर्स्ट में। आई और वी को हम यू में बदलते हैं और यू को हम आई अथवा वी में बदलते हैं। लेकिन सामान्यतया यू को हम आई में ही बदलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए इसमें हम बढ़ते हैं। यदि थर्ड पर्सन दे रखा है, सी, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अब इसमें नाउन भी आता है। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन तो है ही, लेकिन नाउन जितनी बातें सब थर्ड पर्सन में होते हैं। तो प्रोनाउन व नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार से प्रोनाउन परिवर्तन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड में, सेकंड पर्सन फर्स्ट में और थर्ड पर्सन का नो चेंज। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिख दिया, माई मदर goes to the hospital. My mother goes to the hospital. अब इसको प्रश्न बनाना है, where, कहाँ गई, कहाँ जाती है, ये लिख दे where, कहाँ जाती है। शायद क्रिया क्या लगाएंगे, क्रिया में एस छोड़ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, डच। where does, माई का क्या होगा, तो आई का यू, तो माई का योर। वेयर डज योर मदर, वेयर डज योर मदर गो, क्या लगा, वेयर डज योर मदर गो, तुम्हारी मां कहां जाती है। आई गेव यू ए पर्स yesterday. देखिए, आई गेव यू ए पर्स yesterday। क्वेश्चन हमको बनाना है व्हाट, व्हाट क्या, क्या दिया, ए पर्स। तो ए पर्स हमने हटा दिया, इसके अंदर से देखिए इसको हटा देंगे और क्या रह जाएगा, क्यों गेव हमने दे रखा है सेकंड फॉर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। आई का परिवर्तन यू में हो गया। What did you give सेकेंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, गिव। अब यू का परिवर्तन मी, What did you give me yesterday? Yesterday। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न माना। आशा करता हूं
दो बिंदु आपके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मैं इस बिंदु को और आगे क्लियर करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।